अंतर्गत विश्वविद्यालय संबद्ध या असंबद्ध करके किसी कॉलेज को बना सकता है या उसे बनने से रोक सकता है। वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत विश्वविद्यालय के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे कि वह किसी कॉलेज को असंबद्ध करने की कठोर सजा का सहारा लिए बिना कॉलेजों में अनुशासन लागू कर सके और अपने निर्देशों का पालन कराने के लिए बाध्य कर सके। महोदय, मेरा संशोधन विश्वविद्यालय को किसी भी कॉलेज को असंबद्ध करने की सख्त कार्रवाई का सहारा लिए बिना कॉलेज की कार्य प्रणाली में सुधार करने और विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर करने का अधिकार देता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि यदि विश्वविद्यालय को सरकार की तरफ से एक इकाई के तौर पर मान्यता दी जाती है और मेरा कहना है कि ऐसी मान्यता मिलनी भी चाहिए, और यदि सरकार की तरफ से विभिन्न कॉलेजों को दी जाने वाली अनुदान राशि विश्वविद्यालय के द्वारा या अगर संभव हो तो विश्वविद्यालय की सिफारिशों पर वितरित की जाती है। मेरा कहना है कि विश्वविद्यालय को कॉलेजों पर अपना अनुशासन लागू करवाने के लिए जिस अधिकार की आवश्यकता है वह उसे प्राप्त हो जाएगा। मेरे विचार से विश्वविद्यालय को देने के लिए ऐसा और कोई अधिकार नहीं है जिससे इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, और मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय द्वारा उद्दंड कॉलेज को अपने अनुशासन के नियम लागू करने योग्य बनाने का सबसे आवश्यक उद्देश्य है। महोदय, यह अभिप्राय कि विश्वविद्यालय को इन कॉलेजों पर वित्तीय नियंत्रण दिया जाए लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षा संबंधी रॉयल कमीशन की तरफ से भी निर्धारित किया गया है। उनकी रिपोर्ट के पैरा 41 में उन्होंने कहा है, आर्थिक नियंत्रण वास्तव में नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जो विश्वविद्यालय के पास होना चाहिए अगर उसे शिक्षा को सुव्यवस्थित करना है जिसके साथ उसका संबंध है। वेल्स और स्कॉटलैंड को छोड़कर अन्य सभी आधुनिक विश्वविद्यालय राज्य और नगरपालिका अनुदान के निर्धारण के संबंध में स्वतंत्र हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय एक इकाई है, न कि कई इकाइयों का एक समूह। इस रिपोर्ट में सदस्यों ने यह भी सिफारिश की है कि लंदन विश्वविद्यालय के संबंध में वही सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए, और मेरा संशोधन लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षा से संबंधित रॉयल कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिश पर आधारित है। मैं इस संबंध में यह भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि शुरू में बम्बई विश्वविद्यालय का गठन बुनियादी तौर पर लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही किया गया था। मेरे विचार में हम इस विधेयक में बम्बई विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों को उसी तरह एकीकृत या सम्मिलित करना चाहते हैं जैसे लंदन के अंतर्गत कॉलेजों का रॉयल कमीशन के सुधारों के बाद किया गया था। दोनों की स्थिति एक जैसी है। मेरा मानना है कि लंदन विश्वविद्यालय का लंदन विश्वविद्यालय के कॉलेजों के साथ संबंध नियमित करने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन्हें वैसे ही लाभदायी परिणामों के लिए बम्बई विश्वविद्यालय का बम्बई विश्वविद्यालय के कॉलेजों के साथ संबंधों को नियमित करने के लिए प्रयोग में लाने चाहिए, किंतु इस आधार पर ऐतराज किए जा सकते हैं कि शायद विश्वविद्यालय अनुदान की सिफारिश के मामले में कोई अनुचित व्यवहार करे। मेरे विचार में इस धारणा के पीछे कोई औचित्य नहीं है।
कि विश्वविद्यालय का किसी विशेष कॉलेज के विरुद्ध निजी वैमनस्य होगा। मैं नहीं मानता कि नए अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय में ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति होंगे कि वे अपने स्वार्थों या सनक के लिए एक विशेष कॉलेज के हितों का बलिदान करेंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस आधार पर मेरा संशोधन स्वीकृत किया जाए। बहस पुनः आरंभ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, हालांकि मैं नहीं जानता हूँ कि इस संशोधन का परिणाम क्या होगा, फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संशोधन में विहित सिद्धांत को समझा है। मुझे यह उचित नहीं लगता है कि मैं इस संशोधन के विरुद्ध उठाई गई हरेक आपत्ति का जवाब देने के लिए सदन का समय बर्बाद करूं, पर सबसे पहले मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, जहां तक मेरा अनुमान है, वह अनुदान का वितरण करने के संबंध में विश्वविद्यालय को किसी भी ढंग से स्वेच्छाचारी नहीं बना सकता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अनुदान का वितरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाए। इससे अनुदान देने वाले मंत्री के अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी। वह इस संशोधन के बावजूद अनुदान के विषय में फैसला करने वाले अंतिम निर्णायक प्राधिकारी होंगे। मैं नहीं मानता कि माननीय शिक्षा मंत्री की अनुदान देने के मामले में विश्वविद्यालय जैसी एक महत्वपूर्ण संस्था के साथ विचार विमर्श करने में आपत्ति होगी। मेरा विश्वास है कि वे सभी माननीय सदस्य जो छोटे शहरों के कॉलेजों के पक्ष में होते हैं और जिन्हें डर है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी छोटे शहरों के कॉलेजों के हितों के बारे में कोई हेराफेरी करेंगे, मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि यह सिर्फ उनका कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि इस सदन में प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा कि वे देखें कि सरकार की वह राशि जो कि अनुदान के रूप में दी जा रही है, कॉलेजों द्वारा सही ढंग से इस्तेमाल हो रही है। मेरे विचार में मंत्री महोदय को सलाह देने के लिए कि करों द्वारा एकत्र की गई और छोटे शहरों के कॉलेजों को अनुदान में दी गई राशि सही ढंग से प्रयोग में लाई जा रही है या नहीं। विश्वविद्यालय से ज्यादा योग्य संस्था और कोई नहीं हो सकती। मेरे विचार से मंत्री महोदय इस महत्वपूर्ण संस्था के विचारों से असहमत नहीं होंगे, जिसके कि वह इस विधेयक के पारित होने पर जनक कहलाएंगे। माननीय सदस्य श्री जयराम दास ने एक मुद्दा उठाया था जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा था कि इस संशोधन से सदन का मंत्री पर नियंत्रण कम हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम मेरे संशोधन का यह नतीजा कैसे होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि मेरे संशोधन का उद्देश्य मंत्री के हाथ मजबूत करना है। अगर यह उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो उसे सुस्पष्ट करने के लिए मंत्री महोदय जो भी संशोधन पेश करते हैं, मैं उससे मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा संशोधन इस सदन का मंत्री पर अधिकार या मंत्री के अधिकार को किस तरह कम करेगा। इस संशोधन के अंतर्गत भी मंत्री ही अनुदानों से संबंधित निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी होंगे। इस संशोधन का उद्देश्य सिर्फ यह है कि अनुदान देने के मामले में मध्यवर्ती संस्था होने के नाते विश्वविद्यालय से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। मैं नहीं मानता कि इससे मंत्री के अधिकार
क्षेत्र पर या मंत्री पर सदन के नियंत्रण पर कोई भारी रोक होगी, बल्कि सदन यह निर्णय करने के लिए अच्छी स्थिति में होगा कि मंत्री द्वारा दी गई राशि सही ढंग से खर्च की गई है या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन की सदन से सिफारिश करता हूँ। थर्ड, विश्वविद्यालय में रेक्टर की नियुक्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री जाधव के संशोधन का समर्थन करता हूँ। मुझसे पहले इस विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति में यह नियुक्ति विश्वविद्यालय के सीमित साधनों पर एक अतिरिक्त बोझ होगी। मेरे विचार से यह तर्क अपने आप में काफी प्रबल है और मैं इस संबंध में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि प्रशासनिक तौर पर यह नियुक्ति अनावश्यक है। महोदय, मुझे पता लगा है कि 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय ने मानचेस्टर विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर एल्फ्रेड हॉपकिंसन को विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान के बारे में प्रस्तावित एक योजना के विषय में विश्वविद्यालय को सलाह देने के लिए निमंत्रित किया गया था और महोदय, मुझे पता लगा है कि इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी के अनुसार यह नियुक्ति आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय सुधार समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ 9 पर उस अधिकारी के वक्तव्य का विवरण इस प्रकार है। वह विश्वविद्यालय के एक वेतनभोगी प्रशासनिक अध्यक्ष के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने बढ़ते हुए कार्य से उपजी कठिनाइयों को हल करने के लिए एक पूर्णकालिक कुल सचिव और संयुक्त माध्यमिक बोर्ड के एक पूर्णकालिक वेतनिक सचिव की नियुक्ति करने तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रोफेसरों से अधिक लाभान्वित होने का प्रस्ताव किया। अगर 1914 में सर एल्फ्रेड हॉपकिंसन जैसे विशेषज्ञ के ये विचार थे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस अंतराल में ऐसी कौन सी नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि हमें इस विश्वविद्यालय पर इस अधिकारी को थोपने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा रेक्टर के पालन करने के लिए कोई निश्चित कारोबार नहीं है। विश्वविद्यालय सुधार समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ 162 पर मैंने लिखा हुआ पाया है कि उपकुलपति विश्वविद्यालय का सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे और उनके पास ही अधिनियम, कानूनों और अध्यादेशों का पालन करवाने के अधिकार होंगे। महोदय, रेक्टर की स्थिति के बारे में विश्वविद्यालय सुधार समिति ने उसी पृष्ठ पर उल्लेख किया है कि उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी और वह पुनः नियुक्ति के योग्य होंगे। वह विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और विद्या अधिकारी होंगे और यह देखने का उनका कर्तव्य होगा कि अधिनियम, कानूनों और अध्यादेशों का सही ढंग से पालन हो रहा है तथा इस उद्देश्य के लिए उनके पास जरूरी सभी अधिकार होने चाहिए। उपकुलपति के दायित्व और रेक्टर को जो दायित्व सौंपे जाएंगे उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अगर विश्वविद्यालय सुधार समिति की